नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014 रात के 12:42 मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन जहारी अहमद शाह, 53 साल के, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कैप्टन मलेशियन एयरलाइंस के, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद, 27 साल के हैं। ये इनके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट है। इस ट्रेनिंग फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये फुली सर्टिफाइड हो जाएंगे एक पायलट बनने के लिए। ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है सही दिशा में और रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है, वियतनाम की डायरेक्शन। जहारी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके करीब 11 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। इसी रीजन से जो कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो रेडियो पर कहता है मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जहारी आंसर करते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लगता है और है भी ये नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, लेकिन ये जो शब्द थे कैप्टन जहारी के, ये आखिरी शब्द थे जो इस एयरप्लेन से सुनने को मिले। उसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysian 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. वियतनामीज एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के सिर्फ 30 सेकंड बाद यह प्लेन अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। इस समय टाइम हो रहा था रात के 1:21। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये हमारे रेडार की रेंज से बाहर निकल चुका है और वियतनाम की एयर स्पेस के अंदर चला गया होगा, तो कुछ अनयूजुअल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे वो देखते हैं कि MH370 उनके एयर स्पेस में आया है, लेकिन अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। प्लेन से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनामीज कंट्रोलर्स कुआलालंपुर को बता देते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है। अब आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कुआलालंपुर की जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे नोटिफाई किया जाना चाहिए था 1 घंटे के अंदर अंदर कि यहां पर प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में 4 घंटे बीत जाते हैं जिससे पहले की एक इमरजेंसी रिस्पांस की शुरुआत होती है। सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर एयरप्लेन को एक्चुअली में बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, प्लेन को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये सर्च ऑपरेशन था यहां पर साउथ चाइना सी के बीच में इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट है। 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों के इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं अगली सुबह, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। करीब 4 दिन बाद 12 मार्च को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रेडार से जरूर गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग यह प्लेन आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर 2:22 AM पर, और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास थी, मलेशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मालाका में थी। और इस मिलिट्री रेडार की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ये प्लेन एक्चुअली में अंडमान आइलैंड्स की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा था, बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ।
इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये प्लेन आखिर गया तो कहां गया? क्या ये इंडिया की डायरेक्शन में उड़कर कहीं हिमालयाज में या कजाकिस्तान के पास क्रैश कर गया? अगले कुछ दिनों बाद हमें एक नया सबूत मिलता है सैटेलाइट डेटा से। पता लगता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। ये वैसे आम बात होती है बड़ी, जो बड़े वाले एयरप्लेन्स होते हैं जैसे कि ये बोइंग 777 है, ये अक्सर सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं अपने कम्युनिकेशन को और आसान बनाने के लिए। ये वैसा ही हो गया जैसे आपके जो फोन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली नॉन वाईफाई के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से समझ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस प्लेन ने जब सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया तो उसने बस लॉग इन करने की कोशिश करी, कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। यहां पर कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया गया प्लेन की लोकेशन का। तो सैटेलाइट को बस ये पता था कि इस प्लेन ने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पता था कि ये प्लेन एक्चुअली में कहां पर था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा क्यों ना हम इस चीज का इस्तेमाल करें इस प्लेन की लोकेशन का अंदाजा लगाने में। उन्होंने सोचा कि जब सैटेलाइट ने उस कम्युनिकेशन को रिसीव किया तो सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की डायरेक्शन में मोड़ा होगा। तो इन्होंने जो सैटेलाइट की एंटीना का एंगल था उसे मेजर करके कैलकुलेशंस करके ये अंदाजा लगाया कि ये प्लेन एक्चुअली में कहां पर हो सकता है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि एग्जैक्ट लोकेशन तो हम नहीं बता सकते सैटेलाइट की मदद से, लेकिन एस्टिमेट से हम ये बता सकते हैं कि ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है प्लेन, जब उसने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करी थी, इसलिए यहां पर 7 अलग अलग सर्कल्स आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक्स करके बुलाया गया है। हर सर्कल पे टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम पर प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। और जो आखिरी सर्कल है यहां पर, जो 7th सर्कल है, वो लेटेस्ट टाइम बताता है जब प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। मतलब आखिरी पॉइंट जहां पर ये एरोप्लेन गया होगा। और ये बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि ये सर्कल कितना बड़ा है, कहां से लेकर कहां तक पहुंच रहा है। कजाकिस्तान से लेकर चाइना, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साइड में से इतने बड़े ओशन से गुजरता हुआ इस पूरे लास्ट सर्कल में कहीं पर भी हो सकता है ये प्लेन, या इसके और आगे भी हो सकता है। ये तो आखिरी पॉइंट है जहां पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ और कैलकुलेशंस करी प्लेन की स्पीड को देखकर, प्लेन में कितना फ्यूल बचा था उसे देखकर, और फिर एस्टिमेट किया कि एक्चुअली में प्लेन इस सर्कल में इस शेडेड एरिया में हो सकता है, इस सर्कल की इस आर्क में हो सकता है, जिसे फेमसली नाम दिया गया द 7th आर्क। ये 7th आर्क ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट में है और एक बहुत ही बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करती है। ओशन के ये एक ऐसे एरिया में है जहां पर हमें ज्यादा नहीं पता, हमने ज्यादा कभी वहां नीचे जाने की कोशिश नहीं करी उस हिस्से में। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट किया गया वो सैटेलाइट कहां पर मौजूद थी। जो सबसे बाहर का आप येलो डॉटेड सर्कल देख रहे हैं, ये वो रेंज है जहां तक प्लेन ट्रैवल कर सकता था अपने फ्यूल से। 7 घंटे का जो फ्लाइट टाइम था। और रेड कलर का जो कर्व्ड आर्क देख रहे हो वो है द 7th आर्क, जहां पर एज्यूम किया जा रहा है कि ये प्लेन एक्चुअली में क्रैश किया है। इसके बाद कई सर्च ऑपरेशंस बुलाए गए। येलो शेडेड रीजन्स आपको दिखाते हैं कि कहां पर ये सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, और ऑरेंज वाला जो एरिया है वो प्रायोरिटी सर्च एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए। अप्रैल 2014 तक जो समुद्र के ऊपर के सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। प्लेन क्रैश किया है तो अब पानी के अंदर ही डूब गया होगा, फ्लोट नहीं कर रहा होगा ओशन के ऊपर, इसलिए डीप ओशन सर्च कंडक्ट करी जाने लगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंडक्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक ये इस प्लेन की तलाश करते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद और $160 मिलियन स्पेंड करने के बाद इन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। ये ऑपरेशन एक फेलियर रहा। लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर यह थी कि जुलाई 2015 में इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया। एक डेबरी फ्लोट करके ओशन में आई आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। यह आइलैंड है मेडागास्कर के ईस्ट साइड में। यहां पर प्लेन का फ्लैपेरॉन पाया गया। आप फोटो में देख सकते हैं, ये इस प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा है। इसके बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन सरकार के साथ। इन्होंने कहा हम सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और अगर हमें प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फीस भी नहीं चार्ज करेंगे, नो फाइंड नो फी। इस शर्त पर इन्होंने अब एक नया सर्च ऑपरेशन चालू किया। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड अंडर वाटर सर्वेलेंस व्हीकल्स थे। ये सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करते वक्त पूरी ओशन के फ्लोर की मैपिंग करने लग रहे थे।
और इसी सर्च ऑपरेशन में पाया गया उस एरिया में जहां पर ये 7th आर्क के एरिया में समुद्र के नीचे कई अंडर वाटर वोल्केनोज मौजूद हैं, कई क्लिफ्स और कई पहाड़ियां भी मौजूद हैं। ये भी कई महीनों तक ढूंढते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी अपने मिशन में फेल हो गए, कुछ नहीं में। इसी बीच मलेशियन पुलिस ने अपनी एक तीसरी अलग से इन्वेस्टिगेशन चालू करी। इन्होंने सोचा क्यों ना हम उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का एक बैकग्राउंड चेक करें, जो प्लेन के पायलट्स थे उनका एक बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करी हो। इन सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ थ्योरीज निकल कर आई कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है हुआ होगा इस प्लेन के साथ। आइए देखते हैं एक एक करके क्या एज्यूम किया जा रहा है, क्या अलग अलग थ्योरीज हैं। पहले तो यह सोचा गया कि अगर प्लेन रेडार से गायब हुआ है तो कैसे हुआ होगा, या तो कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर आ गया हुआ प्लेन में, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई टेक्निकल फेलियर हो गया होगा प्लेन में जिसकी वजह से इक्विपमेंट काम करनी बंद कर गई, या फिर किसी पैसेंजर या पायलट ने खुद से ट्रांसपॉन्डर को स्विच ऑफ कर दिया, जानबूझकर यह किया गया। तो पहली थ्योरी यह है कि यहां पर एक्चुअली में कैप्टन जहारी शाह पर उंगली उठाई जा रही है। यह कहा गया कि कैप्टन ने जानबूझकर कम्युनिकेशन को डिसेबल किया और प्लेन को जबरदस्ती ले जाकर ओशन में क्रैश कर दिया। लेकिन क्या रीजन था कि उन्होंने ये किया होगा? कुछ लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, कुछ लोग कहते हैं वो सुसाइड करने की हालत में थे, वो आत्महत्या करना चाह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि एक हाईजैकिंग थी, एक टेरर अटैक की तरह था। लेकिन एक्चुअली में जहारी शाह पर क्यों ब्लेम डाला जा रहा है? यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस थ्योरी के फेवर में उठाई जाती हैं। पहला पॉइंट यह है कि जो 180 डिग्री का ऑलमोस्ट टर्न लिया है एरोप्लेन ने वियतनाम से वापस मलेशिया की ओर, ये ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता था, ये एरोप्लेन के पायलट ने इंटेंशनली खुद से ही किया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस एरोप्लेन को एक्चुअली में थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर्स के एकदम बीचों बीच से उड़ाया गया, जो कहा जाता है कि डेलिबरेटली किया गया होगा, जानबूझकर किया गया होगा, ताकि दोनों की एयर स्पेस के रेडार से दूर रहा जा सके। तीसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यह कहा गया कि जहारी शाह के पास घर में उनके एक फ्लाइट सिमुलेटर था, जो कि कोई ज्यादा अनयूजुअल चीज नहीं है, लेकिन उस फ्लाइट सिमुलेटर में एक उन्होंने पाथ ड्रॉ किया था अपने गेम खेलने के लिए, जो पाथ एक्चुअली में कोइंसिडेंटली उसी पाथ से गुजरता था जहां से MH370 एक्चुअली में गई। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि ये तो डेफिनेटली यही हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो ऑफिशियल इंचार्ज हैं सर्च ऑपरेशन के, उन्होंने इस थ्योरी को कंप्लीटली डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटर में भी इसके कई आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला तो यह है कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड पायलट थे, जिन्हें सब रिस्पेक्ट करते थे। ना तो इनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, ना इनकी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ना इनका कोई पास्ट में ऐसा बिहेवियर रहा था, तो कोई रीजन ही नहीं है इन्हें शक करने का। अगर एक पायलट आत्महत्या करना चाह रहा था, पूरे प्लेन को क्रैश करना चाह रहा था, कोई तो साइन वहां पर दिखना चाहिए था उनके बिहेवियर में या जिंदगी में कहीं पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसलिए दूसरी थ्योरी जो उठाई जाती है वो ये है कि कुछ और हाईजैकर्स मौजूद थे प्लेन पे, या कुछ टेररिस्ट मौजूद थे जिन्होंने एक्चुअली में ये किया होगा। जब ये दूसरी थ्योरी उठाई गई तो प्लेन में मौजूद 2 पैसेंजर्स पर शक गया। पहले पुरिया नूर मोहम्मद मेरदाद और दूसरे दिलावर सईद मोहम्मद रेजा। ये 2 ईरानियन बंदे थे और इन पर शक इसलिए किया गया क्योंकि ये दोनों फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। एक के पास एक इटालियन बंदे का चुराया गया पासपोर्ट था, दूसरे के पास एक ऑस्ट्रियन बंदे का चुराया गया पासपोर्ट था। ये दोनों पासपोर्ट्स थाईलैंड में चुराए गए थे। कहा जाता है कि ये दोनों लोग इन चुराए गए पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके यूरोप में जाकर सेटल करना चाह रहे थे। पहले इन्होंने बीजिंग तक की फ्लाइट ली थी, फिर बीजिंग से यूरोप तक की फ्लाइट लेने वाले थे। इन्वेस्टिगेशंस ने बताया कि इनमें से एक की तो मदर भी हैम्बर्ग जर्मनी में मौजूद थी, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। लेकिन एट द एंड इस टेरर वाली थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन स्टोलन पासपोर्ट्स के अलावा, चुराए गए पासपोर्ट्स के अलावा कोई और प्रूफ नहीं मिला इस चीज का कि ये एक्चुअली में टेररिस्ट थे, कोई आतंकवादी हमला करना चाहते थे। ये एक्चुअली में सिर्फ यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे एक चुराए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल करके। इनफैक्ट ये चीज इंटरपोल ने भी कंफर्म करी, ये कहते हुए कि दे वर प्रोबेबली नॉट टेररिस्ट। इसलिए आती है यहां हमारी तीसरी थ्योरी, जो कि सबसे प्रोबेबल बताई जाती है। कहा जाता है कि एक्चुअली में पैसेंजर्स और जो क्रू मौजूद थे MH370 के अंदर, वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बेहोश हो गए, इंक्लूडिंग द पायलट्स कैप्टन जहारी अहमद शाह और उनके को पायलट, वो भी अनकॉन्शियस हो गए। पूरा प्लेन एक्चुअली में बेहोश हो गया और ऑटो पायलट पर चलता रहा। ऑटो पायलट में भी कुछ टेक्निकल मैल फंक्शन हुआ, लेकिन बेसिकली ऑटो पायलट तब तक चलता रहा जब तक प्लेन में फ्यूल खत्म नहीं हो गया, और ये प्लेन फिर धीरे से जाकर समुद्र के अंदर क्रैश कर गया। अब एक्चुअली में ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई होगी, इस पर अपनी अलग थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉकपिट में फायर लग गई होगी, इलेक्ट्रिकल फायर।
जिसकी वजह से कई सिस्टम्स काम करने बंद कर गए होंगे, इंक्लूडिंग द ट्रांसपॉन्डर। कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से अचानक से ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ गई। कुछ लोग यहां पर भी हाईजैकर्स पर ब्लेम डालते हैं कि हाईजैकर्स ने यहां पर जबरदस्ती ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करने की कोशिश करी होगी। एक पॉसिबल एग्जांपल लेकर देखते हैं कि क्या हुआ होगा। इस थ्योरी का एक टिपिकल एग्जांपल बताऊं तो यह कहा जाता है कि यह प्लेन जैसे ही वियतनामीज एयर स्पेस के अंदर गया, पायलट ने नोटिस किया कि कुछ मेल फंक्शनिंग होने लग रही है, कुछ गलत है प्लेन में। तो पायलट ने एक्चुअली में 180 डिग्रीज का टर्न दिया प्लेन को वापस मलेशिया ले जाने के लिए। और जैसे प्लेन वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा, अचानक से कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और प्लेन में मौजूद सारे लोग बेहोश हो गए ऑक्सीजन की कमी से। कई सिस्टम्स काम करने बंद हो गए और इसके बाद प्लेन अपना ऑटो पायलट पर चलता रहा। मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को उसके बाद स्पॉट किया और फिर ऑटो पायलट ने अचानक से साउथ की डायरेक्शन में मोड़ ले लिया और ये नीचे जाता रहा इंडियन ओशन में और ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूर जाकर समुद्र में क्रैश कर गया। शुरुआत में कई और थ्योरीज उठी थी इस प्लेन के बारे में कि जैसे एलियंस ने इसे गायब कर दिया होगा या फिर किसी यूएस मिलिट्री ने इस प्लेन को शूट डाउन कर दिया होगा और इसे छुपाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को पता है इस प्लेन की लोकेशन, या फिर इस जगह पर एक नया बर्मुडा ट्रायंगल बन गया होगा। ऐसी कई थ्योरीज उठी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो लाइकली नहीं है इतनी। अब कई साल बीत चुके हैं इस घटना को हुए और आज 2022 में जाकर दोस्तों फाइनली कुछ ऐसा प्रूफ आया है जो हमें बता पाए कि ये प्लेन एक्चुअली में कहां पर हो सकता है। सिर्फ 1 महीने पहले की खबर है ये दोस्तों। रिचर्ड गॉफरी, एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर, क्लेम करते हैं कि वो इस रहस्य का राज अब जान चुके हैं। इन्होंने अपनी कैलकुलेशंस करी कुछ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। Richard Godfrey combined data from British Inmarsat satellites, figures from Boeing, Australian oceanographers, and new WhisperNet amateur radio wave technology. I've been tracking back through the data, and out of that tracking MH370. I'm sure they will be able to find the aircraft. अब इस टेक्नोलॉजी को समझाना इस वीडियो के लिए बहुत डिटेल हो जाएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। बेसिकली इन्होंने रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया है एरोप्लेन के पाथ को प्रिडिक्ट करने के लिए। WSPR, वीक सिग्नल प्रोपोगेशन रिपोर्टर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन को कैच कर पाती है। एक जगह से रेडियो वेव्स निकलती हैं, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वीक रेडियो वेव्स दूसरी जगह पहुंचती हैं और अगर बीच में से कोई प्लेन गुजर रहा होता है तो उसे बेसिकली नोटिस किया जा सकता है, ये कह लो। तो इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो इन वीक रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के थ्रू एरोप्लेन्स के फ्लाइट पाथ्स को पहचान सके। और इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आज के दिन ये MH370 एक्चुअली में 7th आर्क के ऊपर ही लाई करता है। एग्जैक्टली 7th आर्क में वो इस पॉइंट पर है इनकी राय में, और 4 किलोमीटर अंडर वाटर है। समुद्र के नीचे जैसा मैंने बताया यहां पर बहुत से क्लिफ्स और अंडर वाटर वोल्केनोज मौजूद है। अब आप पूछोगे कि इस एरिया को तो ऑलरेडी सर्च किया जा चुका था। सही बात है, जो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था, उस सर्च ऑपरेशन में एक्चुअली में इस एरिया को ऑलरेडी सर्च किया जा चुका है, पर हो सकता है कि उन्होंने इसे मिस आउट कर दिया हो। हालांकि जो दूसरा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था ओशन इन्फिनिटी सर्च के द्वारा, उन्होंने इस पॉइंट को सर्च नहीं किया था, उनके इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा डिटेल्ड थे। लेकिन रिचर्ड साहब अपनी कैलकुलेशंस पर इतना भरोसा करते हैं कि इन्होंने 40 नॉटिकल माइल्स की एक्यूरेसी में इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट कर दिया कि कहां पर यह प्लेन होगा समुद्र के नीचे। इन्होंने प्रपोज किया है कि 40 नॉटिकल माइल का सर्च एरिया पर एक नया सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और मिल जाएगा उसमें। ये पुराने सर्च ऑपरेशन से बहुत ही छोटा एरिया होगा इस बार ये, जो एक्चुअली में देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है इस फ्लाइट की मिस्ट्री के लिए। एक्चुअली में शायद यहां पर एक सॉल्यूशन निकल सकता है। हालांकि कुछ लोग रिचर्ड की मेथडोलॉजी को जरूर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है यहां पर प्लेन की लोकेशन पाने के लिए, ये सही एक्यूरेट तरीका नहीं है, नहीं मिलेगा यहां पर प्लेन। लेकिन रिचर्ड का कहना है कि इस पूरे एरिया में ऑपरेशन अगर आज शुरू किया जाए तो सिर्फ 1 साल का टाइम लगेगा और 2022 के एंड तक, साल के एंड तक हम बता पाएंगे कि यहां पर प्लेन है कि नहीं, रिचर्ड की राय में, जो कि ऑब्वियसली यहां पर मिलना चाहिए। एक ड्रिफ्ट एनालिसिस भी कंडक्ट करी गई थी ओशन करंट को देखकर कि अगर प्लेन उस एरिया में क्रैश किया होता तो प्लेन के जो अलग अलग टुकड़े हैं वो ओशन के साथ फ्लो करके किन जगहों पर गए होते। और इस ड्रिफ्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ टुकड़े एक्चुअली में मेडागास्कर तक और उसके पास वाले आइलैंड्स पर गए होते, जो कि एक्चुअली में पाए भी गए हैं। टिल डेट 27 प्लेन के पीसेस ऑलरेडी पाए जा चुके हैं
अलग अलग आइलैंड्स पर दुनिया के। और ये ड्रिफ्ट एनालिसिस रिचर्ड की एनालिसिस से भी साथ सही मैच करती है, फिट बैठती है। तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इस रहस्य का राज हम सबको पता लग जाए क्या होगा यहां पर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।